सुप्रभातम। NRPS पब्लिक स्कूल की ऑनलाइन शिक्षण कक्षाओं में कक्षा 7th के आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत है। आज हम इस ऑनलाइन शिक्षण की कक्षा में कक्षा 7 में संस्कृत विषय को पढ़ेंगे और उस संस्कृत विषय में भी चैप्टर 1 प्रथम पाठ जो है सुभाषितानी का अध्ययन करेंगे। सुभाषितानी का मतलब होता है सुंदर मधुर वचन। सुंदर मधुर वचन, समझ गए? सुंदर मधुर वचन। अब आप सभी को ये तो मालूम होगा, नहीं भी है तो मैं बता देता हूँ कि इस बार से आपका सिलेबस चेंज हो गया है, यानी RBSC की जगह आपके NCERT की बुक से लागू हो गई है। तो NCERT का ही सिलेबस आपको पढ़ाएंगे, उसी के अनुरूप बुक से आ गई है NCERT की। तो आपको NCERT की बुक्स खरीदनी है और उसी से हमें अध्ययन करना है। पुरानी किताब आपको नहीं खरीदनी है, बुक्स चेंज हो गई है, किताबें चेंज हो चुकी है, इसलिए आपको NCERT का पाठ्यक्रम में NCERT की बुक्स लानी है, जो आपके बाज़ार में उपलब्ध हो जाएगी। अगर आई नहीं है तो अभी जुलाई तक आपके आ जाएगी। जब तक हम आपको इस ऑनलाइन कक्षा के माध्यम से पूरा आपको सिलेबस के अनुरूप हम पढ़ा रहे हैं, वो आप ब्लैक बोर्ड से उतार कर अपना अध्ययन चालू रखिए। नोटबुक में उसको रोज़ नोट करते चलिए, जिससे आपको कोई परेशानी नहीं आए। इसके लिए आपको 150 से 200 पेज के मध्य की कॉपी आपको एक बनानी है, जिसमें आपको रोज़ का होमवर्क भी नोट करना है। कल पे आपको कार्य नहीं छोड़ना बिल्कुल भी। रोज़ का काम आपको रोज़ ही पूरा करना है। ये नहीं मैं कल कर लूँगा, परसों कर लूँगा, ये है, क्योंकि रोज़ का काम नहीं करने से एक तरह से भार बढ़ता है, और भार बढ़ता है तो हम उसको कार्य को पूरा नहीं कर पाते हैं और हम एक तरह से हताश हो जाते हैं। हताश होते हैं, हमारा ज्ञान विस्मृत हो जाता है। तो देखिए प्यारे बच्चों, आपको रोज़ जो पढ़ाया जाता है उसको आपको ब्लैक बोर्ड पे से रोज़ अपनी नोटबुक में नोट करके होमवर्क को पूरा करना है, साथ में याद भी करना है। समझ गए? अब कक्षा 6 में आपके शुरू में संस्कृत लागू हुई थी, आप 1 साल पढ़ के आए हैं, तो आप उसके बेसिक ज्ञान से तो आप सभी परिचित हैं कि संस्कृत विषय एक भाषा का विषय है। जैसे हिंदी अंग्रेजी, वैसे संस्कृत भी भाषा का विषय है। तो इसमें अशुद्धि का विशेष तौर से ध्यान रखा जाता है। विसर्ग, हलांत, वचन भी 3 होते हैं, एकवचन, द्विवचन, बहुवचन हैं। लिंग भी 3 होते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग। ऐसे ही लकार चलते हैं 5 मुख्य रूप से। शब्द रूप, धातु रूप, सर्वनाम, संज्ञा। शब्द रूप के 2 प्रकार होते हैं, एक तो संज्ञा शब्द होते हैं और एक सर्वनाम शब्द रूप। इन सभी का आपको ज्ञान पहले हो गया होगा, आप सभी जानते भी हैं, आपने सभी ने याद भी किया है। तो हम इस अगली कड़ी में लेसन 1 जो है सुभाषितानी को पढ़ेंगे। सु अच्छे के लिए उपसर्ग लगा हुआ है, भास धातु कहने के अर्थ में जो आती है था सुंदर मधुर वचन, जिसका अर्थ हुआ सुंदर मधुर वचन। समझ गए? अब कोई भी लेसन अगर हम पढ़ते हैं, इसमें देखो पूरे पद्य हैं, पद्य के माध्यम से अर्थ ग्रहण करेंगे जो आपको भी करवाए जाएंगे। सबसे पहले हम कोई भी पद्य, गद्य, 3 प्रकार के लेसन आते हैं, गद्य, पद्य और नाट्य। तो ये पद्य में आएगा सुभाषितानी, और इसके कठिन शब्दार्थ हैं ये, यानी लेसन के अंत में उस पाठ के समझने के लिए शब्दार्थ देते हैं कि उनको पढ़कर हम आराम से अर्थ ग्रहण कर सके। हिंदी का हो, चाहे अंग्रेजी का हो या संस्कृत का। उसमें नीचे देखो इंग्लिश में अपनी मीनिंग डायरी आती है, हिंदी में उसके पाठ के नीचे आ जाते हैं। वैसे संस्कृत में भी पाठों के अंत में कुछ शब्द जो है श्लोक में आए वो मैंने लिख दिए हैं छांट करके। इनको आपको अपनी नोटबुक में उतारना है, होमवर्क की कॉपी में, और उसको इनको याद भी करोगे। जब आपको श्लोक्स पढ़ाएंगे तो उसी के अनुरूप समझ में आएंगे। अब जैसे मैं आपको उच्चारण करवा रहा हूँ, आप याद करेंगे, बोलेंगे मुझसे। जैसे पृथ्व्याम है, पृथ्व्याम यानी होता है धरती पर। क्या होता है? धरती पर। सुभाषितम सुंदर वचन। सुभाषितम क्या होता है? सुंदर वचन। मूढ़ई, मूढ़ई का मतलब होता है मूर्खों के द्वारा।
ये ढ है, यहाँ ढ से ढक्कन वाला है, मूढ़ई, मूर्खों के द्वारा, पाषाण खंडेषु, पत्थर के टुकड़ों में, पत्थर के टुकड़ों में, रत्न संज्ञा, रत्न का नाम, विधीयते, समझा जाता है, विधीयते समझा जाता है, धार्यते धारण किया जाता है, तपते यानी जलता है, वाति बहती है, प्रतिष्ठित मतलब स्थित है, विराजमान है, तपसी तपस्या में, शौर्य यानी बल में, नए का मतलब होता है नीति में, विस्मय का मतलब होता है आश्चर्य, बहुरत्ना अनेक रत्नों वाली, बहु यानी अनेक, रत्न रत्नों वाली, वसुंधरा का मतलब होता है पृथ्वी, सद्भिरेव सज्जनों के साथ ही, सहासित साथ बैठना चाहिए, कुर्वीत करना चाहिए, सद्भिर विवादम सज्जनों के साथ ही झगड़ा करना चाहिए, समावशीकृतिर्लोके यानी इसका मतलब होता है कि समा संसार में एक वशीकरण है, अतः समा ही संसार में एक बड़प्पन है। अगर किसी अपराधी को हम समा भी कर देते हैं ना, मान लो उसकी गलती को देख करके तो समा करने योग्य है तो हम उसको समा कर देते तो उसका बड़प्पन होता है। ना सद्भी असज्जन लोगों के साथ नहीं, असज्जन लोगों के साथ नहीं, धन धान्य प्रयोगेषु धन धान्य के प्रयोग में, संग्रहेषु संचय करने में, संग्रहेषु संचय करने में, त्यक्त लज्जय संकोच या लज्जा को त्यागना, संकोच या लज्जा को त्यागना, शांति खड्गे शांति की तलवार, खड्ग यानी तलवार, शांत यानी शांति रूपी तलवार। समझ गए? एक बार दोबारा फिर से देख लो, इस तरह आपको याद करना है। देखो, पृथ्व्याम यानी होता है धरती पर, सुभाषितम यानी होता है सुंदर वचन, मूढ़ई का मतलब होता है मूर्खों के द्वारा, पाषाण खंडेश का मतलब होता है पत्थर के टुकड़ों में, रत्न संज्ञा का मतलब होता है रत्न का नाम, विधीयते का मतलब होता है समझा जाता है, धार्यते का मतलब होता है धारण किया जाता है, तपते यानी जलता है, वाति बहती है, प्रतिष्ठितम स्थित है, तपसी तपस्या में, शौर्य का मतलब होता है बल में, ये बल है अगर मिल भी जाए तो शुद्ध कर लेना, शौर्य यानी बल में, नए का मतलब नीति में, विस्मय का मतलब आश्चर्य, बहुरत्ना अनेक रत्नों वाली, वसुंधरा का मतलब पृथ्वी, सद्भिरेव का मतलब सज्जनों के साथ ही, सहासित साथ बैठना चाहिए, कुर्वीत करना चाहिए, सद्भिर विवादम सज्जनों के साथ झगड़ा, समावशीकृतिर्लोके संसार में समावशीकरण है अर्थात बड़प्पन है, ना सद्भी असज्जन लोगों के साथ नहीं, धन धान्य प्रयोगेषु धन धान्य के प्रयोग में, संग्रहेषु संचय करने में, त्यक्त लज्ज है संकोच या लज्जा को त्यागना, शांति खड्ग शांति की तलवार। समझ गए? इस तरह आपको इनको याद करना है, तो आप इनको अपनी नोटबुक में नोट भी करोगे और इनको याद भी करोगे। अब आपके सामने कुछ सुभाषितानी जो पद्य है पहला लेसन, उसके मैं एक एक पद्य को लिखकर उसका अर्थ स्पष्ट कर रहा हूँ, तो आप ध्यान से उनको समझेंगे और मनन करेंगे। देखो, एक पृथिव्याम त्रीणि रत्नानि, पृथिव्याम त्रीणि रत्नानि
जलम अन्नम सुभाषितम मूढ़ई पाषाण खंडेषु रत्न संज्ञा विधीयते। ये है पहला पद्य, देखो। पृथिव्याम त्रीणि रत्नानि जलम अन्नम सुभाषितम मूढ़ई पाषाण खंडेषु रतन संज्ञा विधीयते। अब कोई भी पद्य पढ़ते हैं तो उससे पहले उसका पदच्छेद करते हैं। तो यहाँ देखो सभी पद्य अलग अलग हैं। देखो पृथिव्याम त्रीणि रत्नानि जलम अन्नम, ये से इसको अलग कर देंगे तो इसका पदच्छेद हो जाएगा जलम धन अन्नम। तो यहाँ व्यंजन संधि हो जाएगी। कौन संधि हो जाएगी? व्यंजन, क्योंकि मैं जो ऐ स्वर है ये मिल जाएगा तो मैं पूरा हो जाएगा। सुभाषितम मूढ़ई पाषाण खंडेषु रत्न संज्ञा विधीयते। अब आपको शब्दार्थ में अभी आपने याद है भाई, तीन रत्नानि रतन जलम अन्न और सुभाषित मूढ़ यानी मूर्ख लोगों द्वारा पाषाण खंडेषु पत्थर रत्न संज्ञा रत्न की संज्ञा के नाम से विधेयते यानी जाना जाता है। तो पृथ्व्याम अन्वय करेंगे इसका। अन्वय देखो, पृथिव्याम त्रीणि रत्नानि सन्ति जलम अन्नम सुभाषितम। ठीक है, मूढ़ई द्वितीय पंक्ति से पाषाण खंडेषु अपि रत्न संज्ञा विधीयते। ये अन्वय हो गया कि पृथिव्याम त्रीणि रत्नानि सन्ति जलम अन्नम सुभाषितम मूढ़ी पाषाण खंडेषु रत्न अपि रत्न संज्ञा विधीयते। अर्थ इसका देखो कि पृथिव्याम यानी इस पृथ्वी पर, त्रीण यानी तीन ही रत्न हैं। इस पृथ्वी पर तीन ही रत्न हैं। रत्नानि सन्ति यानी रत्न हैं। जलम यानी जल, अन्नम यानी अन्न, सुभाषितम यानी सुंदर मधुर वचन। इस पृथ्वी पर तीन ही रत्न हैं। जल ये जो अन्न ग्रहण करती जो अन्न, और ये मुँह से जो सुंदर वचन बोलते ये सुभाषित रूपी वचन। तो इस पृथ्वी पर तीन ही रत्न हैं, जल अन्न सुंदर मधुर वचन। समझ गए? मूढ़ई मूर्ख लोगों के द्वारा पाषाण खंडेषु, इस पृथ्वी पर मूर्ख लोगों के द्वारा पाषाण खंडेषु अपि यानी पत्थर के टुकड़ों में भी रत्न संज्ञा विधीयते, रत्नों की संज्ञा के नाम से उनको जाना जाता है। मूर्ख लोगों के द्वारा तो उन पत्थरों के टुकड़ों को भी रत्न की संज्ञा के नाम से वो समझते हैं, जानते हैं। आयासन में फिर देख लो, पृथिव्याम त्रीणि रत्नानि सन्ति, यानी इसमें कभी स्पष्ट कर रहा है लेखक, जो स्पष्ट कर रहा है कि इस पृथ्वी पर तीन ही रत्न हैं, जलम अन्नम सुभाषितम, जल अन्न और सुभाषित। मूढ़ई पाषाण खंडेषु,
मूर्ख लोगों के द्वारा तो पत्थर के टुकड़ों में भी रत्न संज्ञा, रत्नों की संज्ञा के नाम से विधि थे उनको समझा जाता है। यानी मूर्ख लोगों के द्वारा तो उन पत्थर के टुकड़ों को भी रत्न ही समझा जाता है। समझ में आया? अब मैं इसका अर्थ स्पष्ट कर रहा हूं, नीचे लिख लेना। पृथ्वी पर, इस पृथ्वी पर तीन ही रत्न हैं, जल, अन्न और सुंदर मधुर वचन। ठीक है। मूढ़ई यानी मूर्ख लोगों के द्वारा, मूर्ख लोगों के द्वारा तो पाषाण खंडेषु, पत्थर के टुकड़ों में भी रत्न के नाम से समझते हैं या पहचानते हैं। समझ गए? यह आपके सामने अर्थ स्पष्ट कर दिया है। इससे आप अच्छी तरह अपने बुक्स में नोट कर लोगे, समझ में आ जाएगा। और कि इस पृथ्वी पर तीन ही रत्न हैं, जल पहला, दूसरा अन्न, तीसरा और सुंदर मधुर वचन। ये तीन ही रत्न माने गए हैं। मूर्ख लोगों के द्वारा तो पत्थर के टुकड़ों को भी रत्न के नाम से समझते हैं, अर्थात रत्न के नाम से समझा जाता है। स्पष्ट? इसके बाद अपना दूसरा पद्य आता है, पद्य 2। देखो, सत्येन धार्यते लोके, सत्येन धार्यते लोके पृथ्वी, पृथ्वी है भाई यहाँ एक बार, सत्येन धार्यते पृथ्वी है, पृथ्वी सत्येन तपते रवि, सत्येन तपते रवि, सत्येन वाति वायुस्य, सत्येन वाति वायुस्य, सर्वं सत्ते प्रतिष्ठितम, सर्वं सत्ते प्रतिष्ठितम। देखो पद्य है, सत्येन धार्यते पृथ्वी, सत्येन तपते रवि। रवि के देखो विषय लगा लेना, सत्येन वाति वायुश्च सर्वं सत्ते प्रतिष्ठितम, सर्वं सत्ते प्रतिष्ठितम। दोबारा फिर उच्चारण करो, बोलो, सत्येन धार्यते पृथ्वी, सत्येन तपते रवि, सत्येन वाति वायुश्च सर्वं सत्ते प्रतिष्ठितम, सर्वं सत्ते प्रतिष्ठितम। अब इसमें पदच्छेद करते हैं।
यानी कोई संधि पद है उसको अलग करो जब भी तो अर्थ आएगा ना। तो देखो यहाँ से शुरू से पढ़ते हैं, सत्येन धार्यते पृथ्वी सत्येन तपते रवि, यानी पहले वाली पंक्ति में कोई पद नहीं है, सभी अलग अलग है। सत्येन वाति वायुश्च सर्वम सत्ये प्रतिष्ठितम, ये एक संधि पद है यहाँ पे। वायुश्च का विच्छेद कर देंगे तो यहाँ जो स आ रहा ना, इस से का विसर्ग हो जाएगा, वायु धन च, तो कौन से वर्ण का हुआ, स का, तो सत्व विसर्ग संधि है। कौन सी है, सत्व विसर्ग संधि, समझ गए। इस तरह पदच्छेद हो गया और बाकी सभी अलग अलग हैं। फिर करते हैं इसका अन्वय। सत्येन पृथ्वी धार्यते, सत्येन अस्मिन् लोके रविः तपते, सत्येन वायुः वाति, ठीक है। च लोके सर्वं सत्ये प्रतिष्ठितम, सर्वं सत्ये प्रतिष्ठितम अस्ति। ये हो गया अन्वय कि सत्येन पृथ्वी धार्यते। अब इसमें एक शब्द यहां पे अपन ये भी लिख सकते हैं अन्वय में, कि अस्मिन लोके, यानी इस संसार में तो बता रहे हैं कि अस्मिन लोके सत्येन पृथ्वी धार्यते, सत्येन अस्मिन लोके रवि तपते, तथा च सत्येन वायु वाति, क्योंकि विसर्ग हो गया ना से का, सत्येन वायु वाति च लोके सर्वम सत्ये प्रतिष्ठितम अस्ति। आया समझ में? दोबारा समझ, अस्मिन लोके सत्येन पृथ्वी धार्यते, सत्येन अस्मिन लोके रवि तपते, तथा च सत्येन वायु वाति च लोके सर्वम सत्ये प्रतिष्ठितम अस्ति। कि अस्मिन लोके, लेखक जो है कह रहा है कि इस संसार में, लोक यानी संसार में, सत्येन, सत्य से ही पृथ्वी धारित, इस पृथ्वी को धारण किए हुए हैं। कभी कह रहा है कि संसार में सत्य से इस पृथ्वी को धारण किए हुए हैं, यानी सत्य के बल पर ये पृथ्वी चल रही है। सत्येन अस्मिन लोके रवि तपते, और ये जो सूर्य है, ये सूर्य भी सत्य के बल पर ही चमकता है। इस पृथ्वी को इस संसार में सत्य के बल पर ही धारण किए हुए हैं। सत्येन अस्मिन लोके रवि तपते, और उस सत्य के बल पर ही ये जो संसार है इसमें सूर्य तपते यानी चमक रहा है। तथा च, और सत्येन वायु आतिश्य, और सत्य के बल पर ही, उस सत्य के बल पर ही ये जो वायु है ये बहती है, गतिशील है। इस संसार में सत्य के बल पर ये वायु प्रवाहमान है, बह रही है। इस प्रकार कह सकते हैं कि संसार में सब कुछ सत्य में ही निहित होता है। अतः संसार में जो कुछ भी है ये सत्य में ही निहित है, सत्य में ही स्थित है, असत्य में कुछ भी स्थित नहीं है। समझ में आया? दोबारा देखो
कि अस्मिन लोके इस संसार में सत्येन पृथ्वी धार्यते, सत्य के बल पर इस पृथ्वी को धारण किए हुए हैं। सत्येन अस्मिन लोके रवितपते, और उस सत्य के बल पर ये संसार में सूर्य चमकता है। तथा च सत्येन वायु वाति, और उस सत्य के प्रभाव से ही वायु प्रवाहमान है, गतिशील है। इस प्रकार इस संसार में सब कुछ सत्य में ही निहित है। अब इसका देखो हिंदी अर्थ लिख लो। हिंदी अर्थ में जो है ब्लैक बोर्ड पे स्पष्ट कर रहा हूं, जो भी आपको उतारना जिससे याद भी हो जाएगा पहले वाले की तरह। तो अर्थ लिखो कि इस संसार में सत्य के बल पर ही संपूर्ण पृथ्वी को धारण किए हुए हैं। तथा सत्य के द्वारा ही इस संसार में यह सूर्य चमकता है। और इस सत्य के द्वारा ही संसार में जो सूर्य चमकता है, और वायु भी सत्य के द्वारा ही बहती है। सब इसलिए इस संसार में सब कुछ सत्य में ही निहित है। सब कुछ सत्य में ही निहित है। समझ गए? अब समझ लो इसको कि इस संसार में सत्य के बल पर ही संपूर्ण पृथ्वी को धारण किए हुए हैं, तथा सत्य के द्वारा ही संसार में ये सूर्य जो चारों ओर चमक रहा है, और वायु भी सत्य के प्रभाव से ही बहती है। इसलिए इस संसार में सब कुछ सत्य में ही निहित है। समझ गए प्यारे बच्चों? तो अब अपने नोटबुक में होमवर्क नोट करो। आज का होमवर्क है, देखो नोटबुक निकाल के नोट करिए। गृह कार्य पाठ 1 के पद्य 1 और 2 का सप्रसंग हिंदी भावार्थ व शब्दार्थ लिखकर याद करो। ये जो आपको अभी पद्य 1 और 2 करवाया ब्लैक बोर्ड से, आपको अपनी कॉपी में, और शब्दार्थ जो करवाए थे उनको शब्दार्थ को अपनी कॉपी में लिख करके उनको याद करोगे। अगले लेक्चर में आपसे पूछा जाएगा, काम आपको साथ के साथ पूरा करना है।
काम आपको पहले जैसे 6 क्लास में करते थे ना, वैसे ही बिल्कुल सफाई से, सुंदरता से और स्पष्ट अक्षरों में केवल शुद्धता से ही करोगे। अशुद्ध अगर कर दिया तो मान लेना कि हमारा काम पूरा गलत माना जाएगा, क्योंकि वर्ण की अशुद्धि जो है पूरी वर्ण को ही गलत कर देती है। तो शुद्धता का विशेष तौर से और स्वच्छता का विशेष तौर से ध्यान रखते हुए आपको होमवर्क करना है और साथ में याद भी करना है। थैंक यू, धन्यवाद।